हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 111 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 10 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिए जाते हैं एंड इनको हम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, यम इज़ द सिनोनिम ऑफ द ड्रग। तो यम जो है वो किस ड्रग का सिनोनिम है? तो यम जो है वो आपका डायस्कोरिया को कहा जाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। इसके अलावा अगर मैं स्ट्रोफेंथस की बात करूं, तो स्ट्रोफेंथस को एरो पॉइजन कहा जाता है। इट इज़ नोन एज एरो पॉइजन। देन सफ़ेद मूसली आती है। तो सफ़ेद मूसली जो है इसको इंडियन स्पाइडर प्लांट कहा जाता है। इट इज़ नोन एज इंडियन स्पाइडर प्लांट। एंड देन आता है आपका लिकोराइस। तो जो लिकोराइस है इसे कहा जाता है यस्ती और ग्लिसरीजा और मुलेठी। तो ये डिफरेंट नाम आपके लिकोराइस के रहते हैं। अभी चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ देम इज़ एंटीडोट फॉर पैरासीटामोल पॉइजनिंग। पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए कौन सा इनमें से एंटीडोट है? तो पैरासीटामोल पॉइजनिंग के लिए आपका जो एंटीडोट रहता है दैट इज़ एन एसिटाइल सिस्टीन। इट इज़ एन एसिटाइल सिस्टीन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। इसके अलावा कुछ अदर एंटीडोट्स की बात करूं, इसमें अगर मैं आयरन सॉल्ट्स की बात करूं, आयरन सॉल्ट्स के लिए आपका जो स्पेसिफिक एंटीडोट रहता है दैट इज़ डेस्फेरोक्सामिन। देन इथेनॉल की बात करूं, इथेनॉल के लिए आपका एंटीडोट रहता है डाइसल्फिराम। इथेनॉल के लिए रहता है आपका डाइसल्फिराम। देन आपका ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी, ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग के लिए। तो इसमें आपका एंटीडोट रहता है प्रेलिडॉक्सिम। देन बेंजोडाइजेपीन पॉइजनिंग के लिए आपका एंटीडोट रहता है फ्लूमाजेनिल। ठीक है, बेंजोडाइजेपीन के लिए कौन सा है? इट इज़ फ्लूमाजेनिल। देन आता है आपका लेड के लिए एंटीडोट रहता है EDTA सोडियम। EDTA सोडियम इज़ द एंटीडोट फॉर लेड पॉइजनिंग। देन गोल्ड के लिए या फिर हैवी मेटल्स हो गए या फिर आर्सेनिक हो गया, तो इन सभी के लिए आपका जो एंटीडोट रहता है दैट इज़ डाइमर कैपरॉल। इट इज़ डाइमर कैपरॉल। देन आपका रहता है कॉपर पॉइजनिंग के लिए। कॉपर पॉइजनिंग के लिए आपका एंटीडोट रहता है पेनिसिलामाइन। ठीक, कॉपर पॉइजनिंग के लिए क्या है? इट इज़ पेनिसिलामाइन। देन ओपियोइड एनाल्जेसिक्स, जो भी आपके ओपियोइड एनाल्जेसिक्स रहते हैं, ओपियोइड एनाल्जेसिक्स के लिए एंटीडोट आपका रहता है नेलोक्सोन। लाइक मॉर्फिन हो गया, कोडीन हो गया, तो उसके लिए नेलोक्सोन जो है वो एंटीडोट रहेगा, या फिर नेलॉर्फिन। तो ये आपके डिफरेंट एंटीडोट्स इसके लिए रहते हैं। देन अगर मैं कैफ़ीन की बात करूं, ठीक है, कैफ़ीन या जो जेंथिन डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि कैफ़ीन हो गया या फिर थियोफाइलिन हो गया, इनके लिए एंटीडोट क्या रहता है? फॉर देम एंटीडोट इज़ एस्मोलोल। एंटीडोट क्या रहता है? एंटीडोट इज़ एस्मोलोल। ये आपके कुछ डिफरेंट पॉइजनिंग या किसी ड्रग की अगर पॉइजनिंग या ओवरडोज होती है तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक एंटीडोट होते हैं, तो ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिपेरिन इज़ क्लासिफाइड एज। तो हिपेरिन जो है वो किस क्लास में आता है? बेसिकली एक पॉलीसेक्राइड क्लास में आता है। तो पॉलीसेक्राइड में भी दो क्लासेस रहती हैं, आइदर होमोपॉलीसेक्राइड होता है या हेट्रोपॉलीसेक्राइड होता है। तो हिपेरिन जो है इट इज़ क्लासिफाइड एज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। ठीक है, ये किस में क्लासीफाई होता है? इट इज़ क्लासिफाइड एज हेट्रोपॉलीसेक्राइड। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। यहीं पे अगर मैं होमोपॉलीसेक्राइड्स की बात करूं, होमोपॉलीसेक्राइड्स में आपका स्टार्च आ जाएगा, ठीक है, डेक्स्ट्रिन आ जाता है, देन ग्लाइकोजन आ जाता है, देन सेलुलोस आ जाता है, देन इनुलिन आ जाता है, देन डेक्स्ट्रन आ जाता है,
डेक्स्ट्रन, देन चिटिन आ जाता है। तो ये जो भी मैंने आपको नाम बताए ये सारे कौन से हैं, दे आर द होमोपोलीसेक्राइड्स। यहीं पे हेट्रोपोलीसेक्राइड्स की बात करूँ तो इसमें एक तो हिपैरिन आ गया, इसके अलावा आपका अगार आ जाता है, या फिर एगारोस आ जाता है, या फिर गम एंड पेक्टिन इसमें आ जाते हैं, गम पेक्टिन, ये सारे एग्जांपल इसमें मिलेंगे आपको। या फिर हाइल यूरोनिक एसिड, ठीक है, हाइल यूरोनिक एसिड इसमें एग्जांपल आ जाता है। या फिर केरेटन सल्फेट, केरेटन सल्फेट। तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो आपके हेट्रोपॉलीसेक्राइड्स के रहते हैं। देन बात करूँ मोनोसेक्राइड्स की, तो मोनोसेक्राइड्स में आपके सिंपल शुगर्स आते हैं, जिसमें कि आपका ग्लूकोस आ जाएगा, ठीक है, ग्लूकोस, फ्रक्टोस, राइबोस, अरिथ्रोस। तो ये डिफरेंट एग्जांपल जो हैं वो आपके मोनोसेक्राइड्स के रहेंगे। वहीं पे अगर मैं ओलिगोसेक्राइड्स की बात करूं तो ओलिगोसेक्राइड्स में आपके रेफिनॉस एग्जांपल आ जाएगा, रेफिनॉस, स्टेकियोस, स्टेकियोस, देन वर्वास, वर्वास्कोस। तो ये डिफरेंट एग्जांपल्स आपके ओलिगोसेक्राइड्स के रहते हैं। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 साइज कैप्सूल विल हैव डैश ml कैपेसिटी। तो कैप्सूल जिसका साइज़ 3 रहता है उसकी ml में कितनी कैपेसिटी रहती है। तो इसमें 0.3 ml जो है वो इसकी कैपेसिटी रहती है 3 साइज के कैप्सूल की। तो साइजेस ऑफ कैप्सूल्स में आपके डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। एक लार्जेस्ट कैप्सूल साइज़ का बनता है, ठीक है, लार्जेस्ट कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट कैप्सूल साइज़ कौन सा होता है। सो लार्जेस्ट आपका रहता है 000, स्मॉलेस्ट आपका रहता है 5। इसके बीच में आपके आते हैं 00, 0 एंड 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो यहाँ तक ये रहते हैं। इसमें अगर मैं कैपेसिटी की बात करूँ ml में, सो 000 कैप्सूल साइज़ जो है इसकी कैपेसिटी रहती है 1.37 ml। 00 वाले कैप्सूल साइज़ की जो है वो रहती है 0.95 ml। 0 की रहती है आपकी 0.68 ml। 1 साइज़ वाले कैप्सूल की आपकी रहती है 0.50 ml, इट इज़ 0.50 ml। देन 2 साइज़ कैप्सूल की कितनी रहेगी, सो इट विल बी 0.37 ml। 3 साइज़ की आपकी आ गई 0.30 ml। 4 साइज़ की आपकी आ जाती है 0.21 ml एंड साइज़ 5 जो स्मॉलेस्ट है इसकी रहती है 0.13 ml। तो ये डिफरेंट साइज़ आपके रहते हैं कैप्सूल साइज़ के। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन इंजेक्शन अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी इज शुड बी स्टोर्ड एट। सो इंसुलिन इंजेक्शंस इनको शेड्यूल पी के अकॉर्डिंगली किस टेम्परेचर पे स्टोर करना चाहिए। तो इनका जो स्टोरेज टेम्परेचर रहता है दैट शुड बी 2 डिग्री टू 8 डिग्री सेल्सियस एंड इट मस्ट नॉट अलाउ टू फ्रीज। तो ये इसकी टेम्परेचर कंडीशन, स्टोरेज कंडीशन रहती है इंसुलिन इंजेक्शन की अकॉर्डिंग टू शेड्यूल पी ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स। इसी में कुछ अदर एग्जांपल्स आ जाते हैं लाइक एट टेम्परेचर विच नॉट एक्सीड 5 डिग्री सेल्सियस। अगर इस कैटेगरी की बात करूँ तो इसमें आपको 2 ड्रग मोस्ट इंपॉर्टेंटली याद रखने हैं। एक ड्रग आपका आता है कार्वेनिसिलिन, वन ड्रग इज़ कार्वेनिसिलिन। दूसरा ड्रग आता है आपका मिस्टेटिन, मिस्टेटिन। तो ये 2 ड्रग आपको याद रखने हैं, इनकी स्टोरेज कंडीशन रहती है एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 5 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा अगर मैं स्टोर इन कूल प्लेस की बात करूं, अगर कूल प्लेस की बात करूं, कूल प्लेस में आपके एंटीबायोटिक्स आ जाते हैं, एंटी फंगल एजेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि आपका एम्पीसिलिन हो गया, एम्पीसिलिन हो गया, एड्रामाइसिन हो गया, पॉलीमिक्सिन बी हो गया, ठीक है, पॉलीमिक्सिन बी। ये जो भी अदर एंटीबायोटिक्स रहते हैं वो आपके स्टोर इन कूल प्लेस पे रहेंगे। यहीं पे अगर टर्म चेंज हो जाती है, स्टोर इन कोल्ड प्लेस की बात आ जाएगी। इसमें आपके सीरम्स, वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सीरम आ गया, टॉक्सॉइड्स आ गए, वैक्सीन्स आ गई। ये सारे जो हैं वो आपके किस में आएंगे, स्टोर इन कोल्ड प्लेस। ये कुछ कंडीशन रहती हैं उनमें स्टोरेज की चीज़ें। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है
फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज़, सो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी कौन है? सो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी इज़ रामनाथ चोपड़ा। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। यहाँ पे इंडियन फार्माकोलॉजी की बात की गई है, तो इट विल बी रामनाथ चोपड़ा, कर्नल सर रामनाथ चोपड़ा 1882 से लेकर के 1973 तक उनका टाइम पीरियड था। सो इन्होंने इनिशिएट किए थे आपने एक्सपेरिमेंटल इवेल्यूशन इंडिजीनियस एंड ट्रेडिशनल ड्रग्स के ऊपर। एंड जो आपकी ड्रग इंक्वायरी कमेटी है DEC, वो भी आपकी फॉर्म हुई थी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ रामनाथ चोपड़ा, इसलिए DEC कमेटी को चोपड़ा कमेटी भी कहा जाता है। सो ये डिफरेंट क्वेश्चन जो हैं वो इसमें से बनते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं पॉल एरलिच की, सो इनको मैजिक बुलेट के नाम से भी जाना जाता है एंड दे आर नॉन एज द फादर ऑफ मॉडर्न कीमोथेरेपी, मॉडर्न कीमोथेरेपी। देन बात करूं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, सो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है वो एक स्कॉटिश फिजिशियन थे एंड माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे एंड इन्होंने दुनिया के पहले ब्रॉडली इफेक्टिव एंटीबायोटिक की खोज की थी, जो कि आपका एंटीबायोटिक रहता है पेनिसिलिन। देन बात करूं ऑस्वाल्ड स्कीमेडेबर्ग की, तो ऑस्वाल्ड स्कीमेडेबर्ग इनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है, दे आर नोन एज फादर ऑफ फार्माकोलॉजी। ये जो फार्माकोलॉजी वर्ल्ड लेवल पे वो है आपके ऑस्वाल्ड स्कीमेडेबर्ग एंड इंडियन फार्माकोलॉजी की बात आएगी सो दैट विल बी रामनाथ चोपड़ा। देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेस बिलोंग्स टू विच प्लांट फैमिली, तो मेस जो है वो किस प्लांट फैमिली को बिलोंग करता है? तो मेस जो है वो आपका मिरिस्टिकासी फैमिली को बिलोंग करता है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। देन बात करूं जाइगोफाइलेसी फैमिली की, तो जाइगोफाइलेसी फैमिली में आपका एक ड्रग आता है गोखरू, ठीक है, जो कि डायूरेटिक ड्रग है। तो गोखरू की फैमिली के ऊपर भी क्वेश्चन प्रीवियसली पूछा गया है, तो ये आप याद रख सकते हैं। देन अकेंथेसी फैमिली में आपके कौन कौन से ड्रग्स आते हैं? तो इसमें आपका एक वेसाका आ जाएगा, कालमेघ आ जाएगा, तो ये दो नाम आप याद रख सकते हैं इसमें। मेरिस्टिकासी में आपका मेस आ गया या फिर नटमैग आ गया, ठीक है, ये नाम याद रख सकते हैं। रूटेसी फैमिली में आपका ऑरेंज पील आ जाएगा, ठीक है, ऑरेंज पील, ऑरेंज पील पूरा नाम याद रखना है आपको, ऑरेंज पील एंड लेमन पील, ठीक है, ये आपके किस में आते हैं? रूटेसी फैमिली में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोकाइनेटिक्स इज, सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? सो फार्माकोकाइनेटिक्स में हम ADME की स्टडी करते हैं। ADME दैट इज अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। सो इट इज़ द स्टडी ऑफ अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। देन इसके अलावा फार्माकोकाइनेटिक्स की डेफिनेशन एक दूसरे तरीके से भी पूछी जाती है। सो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होती है? बेसिकली हमारी बॉडी जो है वो ड्रग के लिए क्या करती है, ठीक है, व्हाट आवर बॉडी डज टू द ड्रग, सो ये भी आपकी होती है फार्माकोकाइनेटिक्स। दूसरी चीज़ आती है आपकी फार्माकोडायनेमिक्स। तो फार्माकोडायनेमिक्स क्या रहेगी? फार्माकोडायनेमिक्स ये रहेगी कि हमारा ड्रग बॉडी को क्या करता है, ठीक है, मीन्स उसका क्या फार्माकोलॉजिकल एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वो सारी चीज़ें जो है आपकी किस में आती हैं? फार्माकोडायनेमिक्स में। इसके अलावा कुछ अदर डेफिनेशंस की बात करूं फार्माकोजेनेटिक्स की, ठीक है, फार्माकोजेनेटिक्स की। तो फार्माकोजेनेटिक्स क्या होती है? इट इज़ द स्टडी ऑफ जेनेटिक बेसिस, ठीक है। देन बात करूं फार्माकोथेराप्यूटिक्स की, ठीक है, फार्माकोथेराप्यूटिक्स की। तो फार्माकोथेराप्यूटिक्स में क्या रहता है? सो इसमें आपका फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन की एप्लीकेशन रहती है टुगेदर विद द नॉलेज ऑफ डिजीज़, ठीक है। ड्रग की फार्माकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन क्या है, डिज़ीज़ के साथ उसको कैसे रिलेट किया जाता है ताकि हम डिज़ीज़ को प्रिवेंट कर सकें या फिर उसको स्प्रेड होने से रोक सकें या फिर क्योर कर सकें। तो ये आपका किस में आता है? फार्माकोथेराप्यूटिक्स में। देन इसके अलावा एक डेफिनेशन आपकी थेरापेटिक इंडेक्स के ऊपर आती है, TI इसको लिख देता हूँ, थेरापेटिक इंडेक्स। तो थेरापेटिक इंडेक्स क्या है? ये आपकी
मीडियन लीथल डोज डिवाइडेड बाय इफ़ेक्टिव डोज, ठीक है, मीडियन इफ़ेक्टिव डोज, इसकी रेशो जो है वो आपकी रहती है थेरापेटिक इंडेक्स। अब इसमें मीडियम लीथल डोज क्या रहती है, ठीक है, मीडियम लीथल डोज की अगर मैं बात करूं तो मान लो आपने कोई एक ड्रग 100 पेशेंट्स को दिया है, 100 में से 50 पेशेंट जो हैं वो अगर इसको खा करके मर जाते हैं, ठीक है, तो दिस डोज इज़ नोन एज लीथल डोज, ठीक है, जिस भी डोज पे लोग 50% पॉपुलेशन जो है वो किल हो जाएगी, ठीक है। देन आता है आपका मीडियन इफ़ेक्टिव डोज। इफ़ेक्टिव डोज क्या रहेगी, तो इफ़ेक्टिव डोज सेम एग्जांपल देता हूँ, 100 पेशेंट्स हैं एंड 100 में से 50 पेशेंट्स में हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स आ जाता है, ठीक है, डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स अगर हमें मिल जाता है 100 में से 50 या फिर उससे ज़्यादा पेशेंट के ऊपर उस पर्टिकुलर डोज पे, तो वो आपकी रहेगी मीडियन इफ़ेक्टिव डोज। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्लोजनेस ऑफ 2 और मोर मेजरमेंट्स टू ईच अदर इज़ नोन एज। मेज़रमेंट है 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेज़रमेंट की एक दूसरे के साथ में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसमें मुझे रीडिंग्स लेनी है, ठीक है, मैंने एक रीडिंग ली आपकी 1.2, दूसरी आ गई आपकी 1.1, तीसरी आ गई 1.3, ठीक है। इसमें आपकी क्लोजनेस आ रही है, इन सभी के बीच में ज़्यादा क्लोजनेस है, ठीक है, वैल्यूज़ में कोई ज़्यादा गैप नहीं है, 0.1 का गैप है मोस्टली, एंड मैक्सिमम अगर मैं 1.1 एंड 1.3 की बात करूँ तो इसमें 0.2 का गैप है। दूसरा एग्जांपल लूँ, एक रीडिंग मेरी आ रही है 10, एक आ रही है मेरी 15, एक आ रही है 25। इसमें मैं नहीं बोल सकता कि इसमें क्लोजनेस है। जो मैं रीडिंग्स ले रहा हूँ उसमें उनकी 2 या फिर 2 से ज़्यादा मेज़रमेंट में अगर क्लोजनेस आ रही है, ठीक है, सिमिलर रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं, उस केस में मैं कहूँगा दिस इज़ अ प्रिसाइज रिजल्ट, ठीक है, प्रिसीजन उस रिजल्ट में हमारी है। यहीं पे एक दूसरी टर्म आती है आपकी एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सिमिलर सी चीज़ है, लेकिन इसमें आपकी थोड़ी सी कंडीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसमें आपकी एक एक्चुअल वैल्यू रहती है, एक्चुअल वैल्यू। अब इस एक्चुअल वैल्यू के कितना क्लोज आपका रिज़ल्ट आ रहा है वो आपकी रहती है एक्यूरेसी। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे अपना स्कोर किसी चीज़ में 50 चाहिए, ठीक है, 50 मुझे स्कोर चाहिए, लेकिन मेरा स्कोर कभी 48 आ रहा है, कभी 49 आ रहा है, कभी 52 आ रहा है। तो इस केस में क्या रहेगा, इस केस में आपका एक्यूरेसी रहेगी कि ट्रू वैल्यू से मेरी वैल्यू जो है वो ज़्यादा क्लोज आ रही है, ठीक है। अब इसका इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने का एक और एग्जांपल आता है, लाइक आपने डार्ट गेम देखी होगी, ऐसे करके डार्ट गेम होती है, यहाँ पे आपका 10 स्कोर होता है, मेन एम क्या है कि हमारा स्कोर जो है वो यहाँ पे लगे, ठीक है। अब मैं एरो थ्रो कर रहा हूँ, मेरा एक एरो यहाँ पे लगा, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, चौथा यहाँ पे। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या रहेगा कि मेरी जितनी भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो एक दूसरे के तो क्लोज़ हैं, ठीक है, मींस मेरा रिज़ल्ट तो प्रिसाइज आ रहा है, मैं जहाँ पे ट्राई कर रहा हूँ वहाँ पे नहीं लग रहा है, लेकिन एक ही जगह पे मेरी बार बार रीडिंग्स जो हैं वो आ रही हैं, दैट मीन्स मेरा रिज़ल्ट जो है वो प्रिसाइज है। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू में इतना ज़्यादा गैप आ रहा है, तो द रिज़ल्ट इज़ नॉट एक्यूरेट, ठीक है। दूसरी कंडीशन अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, मैंने डार्ट दोबारा थ्रो किया, तो यहाँ पे इस कंडीशन पे मेरी सारी थ्रो लग रही हैं, कोई यहाँ पे लग रहा है, कोई यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे तो डिफरेंस है, ये गैप आ रहा है आपका बीच में, लेकिन 10 के नज़दीक मेरी वैल्यू है, कभी 9 आ रही है, कभी 10 आ जा रही है, या कभी 8 आ रही है, तो मेरा रिज़ल्ट जो है वो ट्रू वैल्यू के ज़्यादा क्लोज है। उस केस में मैं क्या कहूँगा, माई रिज़ल्ट इज़ एक्यूरेट, एंड रिज़ल्ट मेरे प्रिसाइज भी हैं क्योंकि सारे नज़दीक नज़दीक लग रहे हैं, तो द रिज़ल्ट इज़ प्रिसाइज एंड एक्यूरेस। ये इन दोनों में कंडीशंस जो हैं वो आपको मोस्टली याद रखनी होती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया वॉज पब्लिश्ड इन। इंडियन फार्माकोपिया का पहला एडिशन जो है वो कब पब्लिश हुआ था? फर्स्ट एडिशन इंडियन फार्माकोपिया का ये पब्लिश हुआ था 1955 में। इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सबसे पहले आपकी इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट आई थी, ठीक है, आईपीएल नहीं लिखते हैं इसको, इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट। इंडियन फार्माकोपिया लिस्ट जो है वो आपकी 1946 में प्रिपेयर हुई थी। देन आपको इंडियन
फार्माकोपियल कमेटी, परमानेंट इंडियन फार्माकोपियल कमेटी जो है वो ये बनी थी आपकी 1948 में। देन 1949 में आपकी पीसीआई की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, ठीक है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। देन उसके बाद आपका फर्स्ट एडिशन 1955 में आया, सेकंड एडिशन आपका 1966 में आपका सेकंड एडिशन आया। देन 1985 में आपका थर्ड एडिशन आया, 1996 में आपका फोर्थ एडिशन आया। देन 2007 में फिफ्थ एडिशन, देन 2010 में सिक्स्थ एडिशन, 2014 में सेवन्थ एडिशन, 2018 में एट्थ एडिशन, 2022 में नाइन्थ एडिशन। सो ये आपके चारों ईयर्स आपको मोस्टली याद रखने होते हैं कि कब कौन सा एडिशन आया है। सो यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। वीडियो थोड़ी सी लेट है, सो आगे आने वाले हफ्ते में हम टाइम जो हमारा आगे पीछे चल रहा है उसको हम मैनेज करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।